The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करें। रणविजय के हाँ करते ही रूहानिका चहकते हुए कंपनी के अंदर वापस गई। नव्या और ध्वनि नव्या के केबिन में असमंजस की स्थिति में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी हड़बड़ी में कंपनी से बाहर क्यों गई थी। अभी वो दोनों सोच विचार कर रही थीं जब केबिन का दरवाज़ा खुला और मुस्कुराती हुई रूहानिका अंदर आई। उसके चेहरे की चमक देखकर कोई भी ये आसानी से कह सकता था कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। नव्या और ध्वनि ने एक दूसरे को देखा और रूहानिका की तरफ चली गईं। ध्वनि ने रूहानिका के हाथ को पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसके माथे को छूते हुए फिक्र से कहा, तेरी तबीयत ठीक है ना रूह? रूहानिका ने उसका हाथ अपने माथे से हटाया और अजीब नज़रों से उसे देखा, फिर कहा, मेरी तबीयत को क्या होना है? मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर तुम क्यों सवाल कर रही हो? ध्वनि ने नव्या की तरफ देखा। नव्या ने अपने कंधे उचका दिए। तब ध्वनि ने रूहानिका के हाथों को पकड़कर खींचा और उसे चेयर पर बिठाते हुए कहा, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज तू बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही है। अभी कुछ देर पहले जब तू केबिन के बाहर गई थी तब तेरे चेहरे पर गहरी उदासी थी, और अब जब वापस आई है तो इतनी खुश है, मानो जैसे तेरी लॉटरी लग गई। तू कभी ऐसे बर्ताव नहीं करती। बता क्या हुआ है? बस इसलिए मुझे तेरी फिक्र हो रही है कि कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं। रूहानिका ने उन दोनों को देखा और मन में कहा, लॉटरी ही तो लगी है। अगर आज उन्होंने ना कर दिया होता तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करती। उनकी एक हाँ ने आज मुझे मेरे सपने की तरफ बढ़ने की उम्मीद दी थी, एक मौका दिया था, और उसी की खुशी मेरे चेहरे पर दिख रही है। मगर मैं तुम दोनों को चाहते हुए भी कुछ नहीं बता सकती। रूहानिका को यूं खोया देख नव्या ने उसके कंधे को पकड़ा और लगभग उसको झकझोर दिया। उसके यूं इस तरह करने से वो एकदम से अपने ख्याल से बाहर आई थी और उन दोनों को घूर कर देखने लगी थी। नव्या ने उसके घूरने को इग्नोर किया और उसके हाथ को थामते हुए फिक्र से कहा, मुझे लगता है तू परेशान है, होनी भी चाहिए। आखिर भाई कि तू इतनी ज़्यादा क्लोज थी, शायद यही वजह है कि तेरी तबीयत ख़राब है। एक काम कर, घर जा और आराम कर, और आज शाम तेरा ऑडिशन है। तब तक आराम कर, उसके बाद तीनों साथ में चलेंगे। उम्मीद है तब तुझे बेहतर महसूस होगा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसके भाई का जिक्र किया तो वो खामोश हो गई। उसे एकदम से सब कुछ याद आ गया। उसका मन उदास हो गया। उसने आगे कुछ भी कहना या सोचना समझना ज़रूरी नहीं समझा और चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। दोनों उदासी से उसको जाता हुआ देख रही थी। समझ सकती थी उसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने भाई के रूप में खो दिया था, तो यकीनन थोड़ा समय तो लगना था सब कुछ ठीक होने में। वो थके कदमों से बाहर आई और टैक्सी का इंतज़ार करने लगी। उसके चेहरे पर उदासी नज़र आ रही थी। जितना खुश वो अंदर थी, अब उससे कहीं ज़्यादा उदास वो इस वक्त नज़र आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कैब में बैठकर घर की तरफ चली गई। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद वो सोसाइटी के बाहर आई। क्योंकि वो काफ़ी नामी गिरामी लोग वहाँ रहते थे, तो आसानी से किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं था। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। इसी वजह से कैब सोसाइटी के बाहर रुक गई। उसने उन्हें पैसे दिए और सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरते हुए बंगलों की तरफ चली गई। गहरी सांस भरकर घर के अंदर दाखिल हुई। काकी इस वक्त साफ सफाई में व्यस्त थी। उनका ध्यान रूहानिका पर नहीं था। उसने पूरे हॉल में नज़र दौड़ाई, फिर तेज़ी से चलते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे का दरवाज़ा खोल जल्दी से अंदर दाखिल हुई और अब तक जो आंसू आंखों में ठहरे हुए थे उन्होंने अपना रास्ता बना लिया और झरझर कर उसके चेहरे पर बहने लगे। आज एक बार फिर उसे उसके भाई की याद आई थी। उसकी आंखों के सामने उसके साथ बिताए लम्हे किसी पिक्चर की तरह घूमते हुए नज़र आ रहे थे। वो काफ़ी देर से रो रही थी, जिस वजह से उसकी सिसकियां बंद गई थीं, पर वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। दिल में एक दर्द था। वो हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को मानने लगी थी। इस वक्त उसके पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उसे संभालता, दिलासा देता, या कम से कम यही कहता कि वो उसके साथ था। काकी कॉरिडोर से गुजर रही थी जब उन्हें उनके कमरे से किसी के रोने और सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उनको अजीब लगा, क्योंकि जहाँ तक वो जानती थी इस हिसाब से घर में सर्वेंट और उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। उन्होंने एक सर्वेंट को बुलाया और पूछने लगी, जिसके जवाब में उसने बताया कि कोई घर पर आया है और
वो शायद रूहानिका है। सर्वेंट के जाने के बाद उनके चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि रणविजय तो इस वक्त आता नहीं था, तो यकीनन वो रूहानिका होगी। सभी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी का ध्यान उसके ऊपर गया ही नहीं था। लेकिन अब सर्वेंट की बात सुनकर और उसका रोना सुनकर उनके चेहरे पर चिंता आने लगी थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उनकी आवाज़ को सुनकर अनसुना करते हुए बाथरूम की तरफ चली गई थी। 10 मिनट बाद अपने चेहरे को साफ कर धोने के बाद वो वापस आई और उसे एहसास हुआ कि वो थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी झूठी मुस्कान बिखेरी और दरवाज़ा खोल दिया। काकी अभी भी वहीं खड़ी बेचैनी से उसके दरवाजे खोलने का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खोलने के साथ उन्होंने उसकी लाल लाल आँखों को देखा और उसको देखकर कोई भी बेवकूफ़ बता सकता था कि वो रो रही थी। फिर काकी तो फिर भी समझदार थी और उन्होंने इतने ही समय में उससे एक अलग लगाव महसूस कर लिया था। उसने खुद को संयमित किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आप यहाँ कोई काम? उन्होंने गौर से देखा और कहा, हमें तो नहीं है, मगर आपकी आंखें लाल क्यों हैं? उसने इधर उधर देखते हुए कहा, बालकनी में थी तो आंख में कुछ चला गया। समझ गई कि वो बताना ही नहीं चाहती। ज़बरदस्ती ठीक नहीं होगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, चाय नाश्ता मंगवा दें? कुछ नहीं तो कम से कम कॉफ़ी? उसका कुछ मन नहीं था, पर वो मना नहीं कर पाई और कुछ देर आराम करने का कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सीधे मना करने से यही ज़्यादा बेहतर था। काकी कुछ बोल नहीं पाई और वहाँ से चली गई। वो वापस कमरे में आई और अपने भाई की फ़ोटो देखते हुए एक बार फिर उसका रोना निकल गया। शाम के 5 बजे के आसपास रूहानिका ने किसी तरह खुद को शांत किया और तैयार होकर नीचे आई। उसने अपने चेहरे पर आज थोड़ा मेकअप किया था ताकि कैमरे में वो बेहतर दिख सके। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत थी, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर क्योंकि आज वो इतना रोई थी तो उसे एहसास था कि उसे थोड़ा तो मेकअप का सहारा लेना चाहिए। काकी इस वक्त हॉल में मौजूद थी। जब उन्होंने उसे यूं तैयार देखा तो राहत भरी सांस ली। आज उसे रोते देख उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी और उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो कमरे से बाहर भी आएगी। लेकिन अब जब वो बाहर थी और पहले से बेहतर थी तो उन्हें टेंशन कम हो रही थी। उसे देखकर समझ गई कि वो उसके लिए परेशान थी। उसने एक बार फिर चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई और उनके पास आकर बोली, किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। मेरी चिंता मत कीजिएगा और अगर मेरा फ़ोन ना लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर दिया और वो फीकी मुस्कुराहट के साथ मेंशन से बाहर निकल गई। एक बार फिर कैब में सवार होकर वो नव्या के बताए गए एड्रेस पर जाने लगी थी। 1 घंटे बाद तय जगह पर पहुंची और वहां पर ध्वनि और नव्या पहले ही उसका इंतज़ार करती नजर आईं। उन दोनों ने रूहानिका को देखा तो समझ गईं कि वो रोई होगी। ध्वनि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नव्या ने उसे रोककर ना में सिर हिला दिया। उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि शायद अपने भाई के जिक्र पर वो और उदास हो जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो दोबारा से अपसेट हो। वो पहले ही कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आ रही थी। रूहानिका उनके पास आई तो ध्वनि ने बिना कुछ कहे एकदम से उसे अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बिना कुछ कहे उसको संभालने की कोशिश करने लगी। उसे अजीब लगा, लेकिन समझ गई कि वो उसके प्रति परेशान थी, इसीलिए उसने भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए आंखों को बंद कर लिया। नव्या उन दोनों को देख रही थी। वो कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर उस दोनों को अपनी बाहों में समेटते हुए तीनों ने एक ग्रुप हग किया। दोनों को ऐसे गले लगने के कारण रूहानिका को बहुत बेहतर महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि कोई तो था जो उसके लिए फ़िक्रमंद था, जो उसके बुरे वक्त में उसका साथ था और उसे संभाल सकता था। और दोनों अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हुई थी। कुछ हद तक ही सही, पर वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। उसने उन दोनों को खुद से अलग किया और उनके हाथ थामते हुए कहा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। दोनों ने एक साथ कहा, तू सच में ठीक है? उसने बस सिर हिला दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। नव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तू ठीक है तो चल, ऑडिशन का टाइम हो गया। उसने हाँ कहा और दोनों अंदर की तरफ चली गईं। आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कई लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ न्यू कमर्स थे तो कुछ पहले ही इस्टेब्लिश्ड एक्टर और एक्ट्रेस थे। रूहानिका ने इतनी भीड़ देखी तो घबरा गई। उसने घबराहट से नव्या को देखा और उसने आंखों ही आंखों में उसे सांत्वना दी और कहा कि वो है यहाँ पर, वो संभाल लेगी।
रूहानिका शांत होने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संयमित किया। आज वो अगर पीछे हटती तो उसका सपना पूरा कभी नहीं होता। उसने कुछ गहरी सांस ली और ऑडिशन के लिए आगे बढ़ गई। ध्वनि और नव्या एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठ गईं। वैसे तो उन्हें उसकी एक्टिंग पर कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत टफ था। दोनों उसके सिलेक्शन की दुआ कर रही थी। वो समझती थी कि उसके लिए भी ऑडिशन कितना इम्पोर्टेंट था, मगर कहीं ना कहीं उसके इमोशनल ब्रेकडाउन को लेकर उन्हें डर भी लग रहा था। कहीं उसके बुरे मूड, अपसेट चेहरे का असर उसकी एक्टिंग स्किल्स पर ना पड़े। लगभग 30-25 मिनट बाद रूहानिका बाहर आई और वो दोनों उसका इंतज़ार करती नजर आईं। उसे देखते ही अपनी जगह से खड़े होते हुए दोनों लगभग दौड़कर उसके पास पहुंची। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और वो बस खाली आंखों से उन्हें देख रही थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसके साथ हुआ क्या था। क्या वो सेलेक्ट हुई थी या सीधे तौर पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। दोनों बेचैनी और घबराहट के भाव लिए उसे देखने लगी। उसने उन दोनों को देखा और एकदम से उनके गले लगते हुए चीखी, मैं सेलेक्ट हो गई। वो इतना घबरा गई कि दोनों उसकी बात ही नहीं समझ पाई। ध्वनि उस पर अपनी पकड़ कसी और थोड़ी उदास होकर बोली, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। नव्या उसे संभालते हुए बोली, हाँ, इस बार अगर नहीं कर पाए तो अगली बार सही। तुम अपना बेस्ट देना, हम तुम्हारे साथ हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारा चांस ज़रूर आएगा। उन्हें ऐसी बातें कहता देख वो समझ गई कि दोनों उसे समझ ना पाई। उनकी बात पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सकी। फिर एकदम से अलग होते हुए लगभग उन्हें झकझोरते हुए बोली, पागल, मैं कह रही हूँ कि सेलेक्ट हो गई और तुम लोग ना जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ध्वनि, वही तो कह रहे हैं कि तू सेलेक्ट। 1 मिनट, तेरा सिलेक्शन हो गया? रू, तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ यार। उसने वापस से उसको अपने गले लगा लिया। नव्या ने जब उसकी बात पर गौर किया तो सिर पर मारते हुए बोली, जब तेरा सिलेक्शन हो गया तो इतना सड़ा मुंह बनाकर बाहर क्यों निकली? तुझे पता है ऐसे देखकर हम दोनों कितना घबरा गए थे। एक पल को तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुझे संभालूंगी। ध्वनि ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो उसने मासूमियत से कहा, वो मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहती थी, बस इसलिए। ध्वनि और नव्या, तुम्हारा सरप्राइज़ हमारे लिए शौक था। उसने मासूम सा चेहरा बनाया और धीरे से कहा, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। उन दोनों ने जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराकर उसे अपने गले लगा लिया। हम मजाक कर रहे थे, तुम उदास मत हो, हमें तुम हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। वो केवल मुस्कुरा दी। फिर तीनों ने एक बड़ा सा ग्रुप हग किया और वहाँ से निकल गई। चलते हुए ध्वनि ने रूहानिका का हाथ थामते हुए कहा, अब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो पार्टी करें। नव्या ने उसे घूरा और तब उसने मासूमियत से कहा, यार मैं सच में अपनी बेस्ट फ्रेंड की पहली कामयाबी का जश्न मनाना चाहती हूँ। क्या मुझ मासूम की ख्वाहिश को तुम लोग समझ नहीं सकते? उन्होंने ना में सिर हिला दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके उदास होने की वजह से उनके चेहरे पर उदासी आए। फिर वो समझ भी रही थी कि ध्वनि बाहर जाने की जिद क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ पल के लिए ही वो उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट देखना चाहती थी। वाकई वो दोनों उसकी सबसे प्यारी और सच्ची दोस्त थी। रूहानिका कुछ देर तक नव्या और उसे यूं ही परेशान करती रही, फिर मुस्कुराकर हाँ कह दिया। उसके बाद तीनों वहाँ से निकलकर अपनी पसंदीदा जगह की तरफ चली गईं। ध्वनि के चेहरे की खुशी रूहानिका के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर उभर रही थी। उसे हमेशा से आदत थी दूसरों की खुशी में खुश होने की। फिर आज बात उसकी बेस्ट फ्रेंड की थी तो वो क्यों ना मुस्कुराती।